सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिंगस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो बच्चों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लेसन 5 की हम चर्चा कर रहे थे और 5वें लेसन का नाम है लोकतंत्र। अब पहले तो अपन ये चर्चा कर लेते हैं कि जो 5वां लेसन है लोकतंत्र, उसके बारे में लास्ट जो वीडियो था उसमें अपन ने कहां तक चर्चा की थी। एक वीडियो पहले बन चुका है इस लेसन का और ये है सेकंड वीडियो, तो अपन यहां लिख भी देते हैं, ये है पार्ट सेकंड। देखो, इससे पहले अपन ने जो चर्चा की थी, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताया गया था कि बोर्ड परीक्षा में ये वाला जो लेसन है वो आपके आएगा 5 नंबर का, जिसमें 2 प्रश्न होंगे, 1 प्रश्न होगा 1 नंबर का, 1 प्रश्न होगा 4 नंबर का। तो इस लेसन में जो अपनी चर्चा हुई थी, सबसे पहले चर्चा हुई थी अपनी लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र, जिसे अपन डेमोक्रेसी भी कहते हैं अंग्रेजी में, डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसका कंप्लीट अपन ने अर्थ देख लिया था। उसके बाद में अपनी चर्चा हुई थी लोकतंत्र के विभिन्न रूपों को लेकर कि लोकतंत्र के कितने रूप बताए गए। तो लोकतंत्र के 4 रूप हैं, चारों की अपन ने चर्चा की थी। पहला राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा सामाजिक, तीसरा आर्थिक और चौथा नैतिक लोकतंत्र। जिनमें राजनीतिक लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में तो आपके 4 नंबर का प्रश्न बनता है और बाकी जो 3 लोकतंत्र बच गए, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक, उनमें आपके 1-1 नंबर का प्रश्न बनता है। उसके बाद में लास्ट जो अपने चर्चा हुई थी वो हुई थी लोकतंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, उनकी व्याख्या करनी थी। तो लोकतंत्र के 2 प्रकार थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिनकी तुलना करके दोनों में अपन ने अंतर स्पष्ट किया था। चलो इसके आगे अपन चर्चा करते हैं। अब है लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत। देखो, लोकतंत्र के कई सिद्धांत हैं। अपनी जो 10th क्लास की किताब है उसमें लोकतंत्र के कुल मिलाकर 5 सिद्धांत दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोकतंत्र के कौन कौन से सिद्धांत है वो 5 सिद्धांत याद रखोगे। जैसे लोकतंत्र का पहला सिद्धांत है जिसका नाम है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। तो लोकतंत्र का पहला सिद्धांत तो कौन सा हो गया? लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है उसका नाम है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को ये अपन कहते हैं लोकतंत्र का अभिजन वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्ग जो होता है ना, स्पेशल जो वर्ग होता है, मतलब हाई क्लास की बात है, हाई क्लास को विशिष्ट वर्ग भी कह सकते हैं या अभिजन वर्ग भी कह सकते हैं। तो इसी सिद्धांत का दूसरा नाम है अभिजन वर्गीय सिद्धांत। अगला जो लोकतंत्र का सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। और लास्ट अपनी किताब में जो दे रखा है वो है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। अब देखो, जब भी अपन ने या आप लोग जब भी यहां से पढ़ने की कोशिश करो तो देखो आपको पढ़ने का तरीका क्या रखना है। एक तो डायरेक्ट अपने से पूछा जाए लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों का नाम बताइए। तो ये लोकतंत्र के आपको 5 सिद्धांतों के नाम बताने हैं, समझ गए बात। उसके बाद में ये जो पहला सिद्धांत है कौन सा? लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। ये तो बनता है अपने कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर का क्वेश्चन। और इनमें से अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो ये सारे क्वेश्चन अपने बनने की संभावना होती है 1-1 नंबर के प्रश्नों की।
अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र का अपना जो पहला सिद्धांत है, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले तो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन कौन से थे, उनका अपने को नाम ध्यान रखना है। तो वो विद्वान थे होब्स, लोक, रूसो, बेंथम। जो भी अपन सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे अपन ने लोकतंत्र के कितने सिद्धांत देखे हैं, टोटल 5 सिद्धांत देखे। हर सिद्धांत के आपको 4-4 विद्वान याद रखने हैं। हर सिद्धांत के कितने विद्वान याद रखोगे? 4 विद्वान की यह सिद्धांत किन किन विद्वानों ने दिया था, तो ये 4 विद्वान आप याद रख लेना। इसके अलावा हालांकि देखो जेएस मिल भी थे, टीएच ग्रीन भी थे, हर्बर्ट स्पेंसर भी थे, और कई विद्वान थे। तो अपने को ज्यादा याद न करके ये जो 7 विद्वान हो गए उनमें से कोई से भी 4 विद्वान अपने को ध्यान रखने, तो ऊपर वाले याद कर लेना, चाहे तो नीचे वाले कोई से याद हो तो वो कर लेना। तो ये तो हो गए विद्वान जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत। अब इसमें से अपनी चर्चा हुई थी, 4 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। अब देखना लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है। लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, वह अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझता है। यदि व्यक्ति को बुद्धिमान प्राणी माना गया है और ये भी माना गया है कि व्यक्ति अपना भला बुरा आसानी से समझता है, इसका मतलब ये हुआ कि शासन की शक्तियां किसके हाथों में होनी चाहिए? व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए, जनता के हाथों में होनी चाहिए। जनता द्वारा ही शासक की नियुक्ति होनी चाहिए और जनता को ही शासक को हटाने का अधिकार होना चाहिए। मतलब अंतिम शक्ति किसके हाथों में होनी चाहिए? जनता के हाथों में होनी चाहिए। उसके बाद में जनता जिसे शासक बनाती है, वो शासक अपनी मनमर्जी से शासन नहीं करेगा। शासक किसके अनुसार शासन करेगा? शासक संविधान के अनुसार शासन करेगा। जो संविधान बना हुआ है, संविधान में जो नियम लिखे हुए हैं, उन नियमों के अनुसार शासक को क्या करना है? शासन करना है। फिर लोगों को कुछ अधिकार व स्वतंत्रताएं भी दी जाए। उन अधिकार व स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए। ये विशेषताएं कौन से सिद्धांत की हो गई? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की। अब पॉइंट टू पॉइंट अपन इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। 5 विशेषताएं अपने को कम से कम याद रखनी है। जैसे लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की पहली विशेषता तो क्या हो गई? यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए वह अपना भला बुरा अच्छी तरीके से समझता है। इसलिए वह अपना भला बुरा अच्छे से समझता है। ये तो अपन मान सकते हैं भाई, प्रत्येक व्यक्ति को ये पता रहता है कि अपना किन कार्य करने में अपना भला होगा और कौन से कार्य करने पे अपना बुरा होगा। तो व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, वह अपना भला बुरा अच्छे से समझता है। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 विशेषताएं आप याद करो। अपने लोकतंत्र के विभिन्न रूपों की चर्चा की थी ना लास्ट वीडियो में, उसमें लोकतंत्र का पहला जो रूप लिखा था वो लिखा था राजनीतिक लोकतंत्र। और राजनीतिक लोकतंत्र की जो शुरू की 3 विशेषताएं लिखी थी ना, वो आप 3 विशेषताएं वहां से उठाकर इसमें लिख सकते हो। ध्यान रखना, याद करने में आपकी आसानी रहेगी। राजनीतिक लोकतंत्र की जो अपन ने शुरुआती 3 विशेषताएं लिखी थी, वो तीनों विशेषताएं आप किस में लिख सकते हो? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत में लिख सकते हो। वहां अपन ने एक विशेषता तो लिखी थी क्या?
शासक को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगली विशेषता अपन ने लिखी थी, शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास होनी चाहिए। फिर अपन ने लिखा था, शासक की नियुक्ति जनता द्वारा हो तथा जनता को शासक, अब देखो जनता ने शासक की नियुक्ति की है तो जनता को यह अधिकार भी होना चाहिए कि जनता उस शासक को हटा सके। अगर शासक कोई गलत कार्य करता है तो जनता को अधिकार होना चाहिए कि वह शासक को वापस भी हटा सके। तो शासक की नियुक्ति जनता द्वारा हो तथा जनता के पास शासक को हटाने की शक्ति हो। लास्ट जो विशेषता थी वो थी कि जनता को कुछ अधिकार मिलने चाहिए और उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। तो लास्ट विशेषताएं लिखते हैं अपन, जनता को कुछ अधिकार मिलने चाहिए तथा उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका हो। ये अपना आंसर हो गया किसका, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। या तो हो सकता है आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विद्वानों के नाम बताइए। कितने विद्वान बताने आपको? 4 विद्वान। या फिर आपसे पूछ लिया जाए लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखो याद करते वक्त थोड़ा सा दिमाग में लेना कि अपन ने लोकतंत्र के जो रूप पढ़े थे उनमें से पहला रूप पढ़ा था कौन सा? राजनीतिक लोकतंत्र। ये तीनों विशेषताएं अपन ने राजनीतिक लोकतंत्र की ऐसे लिखे हैं। 2 विशेषताएं अतिरिक्त आपको याद रखनी है। तो अपने कुल मिलाकर किसकी विशेषता हो जाएंगी? परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। चलो नेक्स्ट सिद्धांत की अपन चर्चा करते हैं। अगला सिद्धांत है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन थे? वो ये आपको 4 विद्वानों के नाम ध्यान रखने। एक तो था कौन? लास्की। एक विद्वान था कौन? बारकर। एक विद्वान था कौन? डिग्वी। एक विद्वान का नाम था मिस होलेट। अब देखो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत का कहना यह है कि किसी भी देश में जो कार्य करने वाली संस्थाएं है ना, वो अनेक संस्थाएं होती हैं। मतलब कार्य करने वाली बहुत सी संस्थाएं होती हैं। कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी होती हैं तो कुछ सरकारी संस्थाएं भी होती हैं जो कार्य करती हैं। अब नियम और कानून बनाने की शक्ति केवल सार्वजनिक मतलब केवल सरकारी संस्थानों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार्य तो प्राइवेट संस्थान भी तो करती है ना। तो नियम या कानून बनाने का अधिकार सरकारी संस्थानों के साथ प्राइवेट संस्थानों को भी मतलब निजी संस्थाओं को भी होना चाहिए। कहने का मतलब वो ये हो गया कि यह सिद्धांत ये बताता है कि देश में जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, सिद्धांत का क्या नाम है? बहुलवादी सिद्धांत।
तो देश में जो बहुत सारी संस्थाएं, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो चाहे सरकारी संस्था हो, उन सभी संस्थाओं को नियम और कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। इस कारण इस सिद्धांत का क्या नाम हो गया? बहुलवादी सिद्धांत। एग्जाम में अपने से इस सिद्धांत को लेकर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल और केवल विद्वानों के नाम अपने से पूछे जाते हैं, जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। तो ये लोकतंत्र का दूसरा सिद्धांत हो गया। तीसरा सिद्धांत जो अपन ने लिखा था वो था लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय, या इसको अपन ने नाम दिया था अभिजन वर्गीय सिद्धांत। सबसे पहले तो वही इसके विद्वानों के नाम अपने को ध्यान रखने। इस सिद्धांत को देने वाले प्रमुख विद्वान थे मिचेल्स, मोस्का, पेरेटो और सी राइट मिल्स। ध्यान रखना, मिचेल, मोस्का, मिल्स। जरूरी नहीं आप पूरा नाम लिखो, शॉर्ट में लिख सकते हो मिचेल्स, मोस्का, मिल्स। तीन तो में से स्टार्ट होने वाले हो गए, और एक चौथा कौन सा हो गया? पेरेटो हो गया। इन्होंने जो लोकतंत्र का सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का क्या नाम है? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजन वर्गीय सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत क्या कहता है कि चाहे किसी देश में लोकतंत्र हो, फिर भी कोई विशिष्ट या स्पेशल वर्ग होता है, वो वर्ग ही जनता पर क्या करता है? शासन करता है। जैसे कहने का मतलब ये है, हम राजस्थान की बात करें तो एक तरफ ले लो गहलोत को और दूसरी तरफ ले लो किसको? वसुंधरा को। अब बताओ, होने को तो अपने राजस्थान में, पूरे भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब तो क्या होता है? जनता का शासन। अब कितना भी चाहे जनता का शासन हो, अपने राजस्थान में कभी गहलोत सीएम बनता है तो कभी वसुंधरा सीएम बनती है। कहने का मतलब ये हो गया कि लोकतंत्र में भी जनता का शासन नहीं होता, एक विशिष्ट वर्ग होता है, उस विशिष्ट वर्ग का ही क्या होता है? शासन होता है। और इस विशिष्ट वर्ग में ही शासन क्या रहता है? घूमता रहता है, कभी इसके पास और कभी इसके पास। तो ये शासन करने वाला कौन सा वर्ग हो गया? विशिष्ट वर्ग हो गया। और ये सिद्धांत क्या कहलाए? विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत। इसमें अपने से अगर कोई एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है तो केवल यही प्रश्न है, विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत के प्रमुख विद्वान। तो इन चार विद्वानों का तुम्हें नाम याद रखना है। अगला सिद्धांत है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। वही अपने को सबसे पहले तो विद्वानों का ध्यान रखना है कि किन विद्वानों ने लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत दिया था। तो जो सबसे बड़े विद्वान थे उनका नाम तो था क्या? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के नाम पर ही इस सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत नाम पड़ा? मार्क्सवादी सिद्धांत। उसके बाद में था एक विद्वान एंजल्स, एक विद्वान था लेनिन, एक विद्वान था स्टालिन और एक विद्वान था माओ से तुंग। लेकिन हमें ध्यान रखना है केवल चार विद्वानों का नाम। देखो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है? लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है कि कभी भी जनता के निम्न वर्ग जो आता है, निम्न वर्ग के पास कभी भी शासन की सत्ता नहीं आती। मतलब निम्न वर्ग तो हमेशा क्या रहता है? शासन से दूर रहता है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर निम्न वर्ग को भी शासन की सत्ता प्राप्त करनी है तो निम्न वर्ग को क्रांति करनी पड़ेगी, निम्न वर्ग के मजदूरों को एक साथ होना पड़ेगा और उनको उच्च वर्ग को पराजित करना पड़ेगा, उनके हाथों से सत्ता छीननी पड़ेगी। कार्ल मार्क्स का एक कथन भी था, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, पाने के लिए तुम्हारे पास पूरा संसार पड़ा है। तो इसका मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत ने किस पर बल दिया? क्रांति पर बल दिया कि भाई घर बैठे बैठे अपने हाथों में सत्ता नहीं आएगी, हमें एकजुट होना पड़ेगा। किसके लिए बात की उसने? निम्न वर्ग के लिए। निम्न वर्ग से कहा कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, उसके बाद उच्च वर्ग को पराजित करना पड़ेगा, उससे सत्ता अपने को छीननी पड़ेगी। ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत हो गया? मार्क्सवादी सिद्धांत।
अब ये जो अपन ने 3 सिद्धांत लिए हैं, तीनों सिद्धांतों का अपन ने कंसेप्ट देख लिया, लेकिन एग्जाम में अपने से केवल प्रश्न पूछा जाता है इनके विद्वानों को लेकर। तो पहला जो सिद्धांत था ना परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, उसकी तो कंप्लीट आपको विशेषताएं ध्यान रखनी है। बाकी ये लोकतंत्र के जो तीनों सिद्धांत है उनमें केवल और केवल विद्वानों के नाम हमें पता होना चाहिए, और हर सिद्धांत के 4-4 विद्वानों का नाम अपने को याद रखना है। और जो लास्ट सिद्धांत था लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत, उसको आप छोड़ देना, क्योंकि समाजवादी सिद्धांत अलग से कोई सिद्धांत ना होकर समाजवादी सिद्धांत, एक तो ये जो लास्ट वाला सिद्धांत था मार्क्सवादी सिद्धांत, एक पहला जो सिद्धांत था परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, उन दोनों का ही मिक्स कौन सा है, समाजवादी सिद्धांत। याद रखो तो समाजवादी सिद्धांत में केवल ये ध्यान रख लेना कि समाजवादी सिद्धांत परंपरागत उदारवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत का ही मिला जुला रूप है। ये अपने क्या हो गए लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत। अब देखो इसके बाद में अपने जो किताब में जो नेक्स्ट चीज आती है वो है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। अब आप थोड़ा सा यहां एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे पहले तो आएगा अपने क्या लोकतंत्र की विशेषताएं, लगभग 10-11 विशेषताएं किताब में बता रखी हैं। फिर 10-11 बता रखे हैं अपने लोकतंत्र के गुण, फिर बता रखे हैं लोकतंत्र के दोष। तो ये लोकतंत्र की विशेषताएं, गुण, दोष, यहां से अपने जो क्वेश्चन बनता है ना, ज्यादा से ज्यादा अपने से विशेषताएं पूछी जाएंगी कितनी, 4, क्योंकि इस लेसन में बड़े से बड़ा प्रश्न कितने नंबर का बनता है, 4 नंबर का प्रश्न बनता है। इसलिए मैं लोकतंत्र की किताब में 10-12 जो विशेषताएं दे रखी हैं उनको याद न रखते हुए केवल लोकतंत्र की कितने विशेषताएं अपने को याद करनी है, 4 विशेषताएं। तो जैसे क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का क्वेश्चन कि भाई लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करो, तो वो देखते हैं अपन। लोकतंत्र की पहली विशेषता जनता का शासन। इसका मतलब ये हो गया कि लोकतंत्र में किसी विशिष्ट धर्म, मतलब किसी विशेष धर्म, जाति या किसी विशेष वर्ग का शासन न होकर लोकतंत्र में संपूर्ण जनता का शासन होता है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि लोकतंत्र किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। इसमें आप लिख देना लोकतंत्र में किसी विशेष धर्म, जाति या वर्ग का शासन न होकर जनता का शासन होता है, न होकर संपूर्ण जनता का शासन होता है। तो पहली लोकतंत्र की विशेषता तो क्या हो गई, लोकतंत्र मतलब क्या हो गया, इसमें शासन किसका हो गया, जनता का शासन। दूसरा अपन बात करें, दूसरी विशेषता है जनता द्वारा निर्मित शासन। इसका मतलब ये हो गया कि लोकतंत्र में शासन किसके द्वारा निर्मित होता है, जनता द्वारा होता है। कैसे होता है, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, फिर वो प्रतिनिधि जनता पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो बताओ उन प्रतिनिधियों का चुनाव किसने किया, जनता ने किया। तो प्रतिनिधि ही शासन करे, इसका मतलब शासन किसके द्वारा निर्मित हुआ, जनता द्वारा निर्मित हुआ। इसमें देखो आपको क्या लिखना है, लोकतंत्र में जनता चुनाव के माध्यम से, या अपन डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों का चुनाव करती है
प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। फिर ये प्रतिनिधि जनता पर शासन करते हैं। फिर ये प्रतिनिधि जनता पर शासन करते हैं। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं, इसलिए लोकतंत्र में शासन जनता द्वारा निर्मित होता है। इसलिए लोकतंत्र में शासन जनता द्वारा निर्मित होता है। ये लोकतंत्र की हो गई दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता की अपन बात करें तो तीसरी विशेषता है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। तीसरी विशेषता क्या हो गई? जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। इसका मतलब ये हो गया कि लोकतंत्र में जो शासन होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनता के हित में वो शासन कार्य करता है। यदि शासन जनता के हित में कार्य नहीं करे तो जनता उस शासन को हटा भी सकती है। मतलब क्या हो गया कि शासन किसके प्रति उत्तरदायी होगा? जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। तो देखना इसमें क्या लिखना है अपने को, इसमें लिख देना आप लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात जनता के हित में कार्य करता है। अर्थात जनता के हित में कार्य करता है। और यदि शासन जनता के हित में कार्य नहीं करे, जनता के हित में कार्य नहीं करे तो जनता शासन को हटा भी सकती है। तो जनता शासन को हटा भी सकती है। तीन विशेषताएं हो चुकी हैं। देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है। जनता का शासन मतलब किसी वर्ग या धर्म विशेष या जाति विशेष का शासन नहीं होता, संपूर्ण जनता का शासन होता है। दूसरा, जनता द्वारा निर्मित शासन मतलब प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, इसलिए शासन किसके द्वारा निर्मित हो गया? जनता द्वारा हो गया। और जो जनता द्वारा निर्मित शासन हुआ वो किसके हित में कार्य करता है? जनता के हित में कार्य करता है, इसलिए वो शासन किसके प्रति उत्तरदायी हो गया? जनता के प्रति। लास्ट और चौथी विशेषता की अपन बात करें तो चौथी विशेषता आपको बतानी है, लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। चौथी विशेषता क्या होगी? लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। जैसे लास्ट वीडियो या लास्ट क्लास में भी अपन ने चर्चा की थी कि साध्य और साधन में क्या अंतर होता है। देखो साध्य तो अपन कह सकते हैं लक्ष्य को, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे लिए होता है लक्ष्य या साध्य। और उस लक्ष्य या साध्य तक पहुंचने के लिए जिस सामग्री का हम प्रयोग करते हैं वो सामग्री हमारे लिए क्या होती है? साधन होती है। जैसे साध्य को अपन ने क्या नाम दे दिया? लक्ष्य। और इस साध्य या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो सामग्री हम काम में लेते हैं वो हमारे लिए क्या हुई? साधन हुई। तो लोकतंत्र तो क्या हो गया? एक साधन हो गया। और लोकतंत्र के माध्यम से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ऐसे आदर्शों की अपन स्थापना करना चाहते हैं। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा आदि आदर्शों की स्थापना करना तो हमारा क्या हो गया? साध्य या लक्ष्य हो गया। और इनकी स्थापना करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? इसकी स्थापना करने के लिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ी, इसलिए लोकतंत्र हमारे लिए क्या हो गया? लोकतंत्र हमारे लिए साधन हो गया। तो इसमें वही बात आपको लिखनी है। देखना क्या लिखेंगे इसमें, लोकतंत्र के माध्यम से हम
स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा आदि आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। आदि आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए लोकतंत्र इनकी स्थापना में एक साधन है। इनकी स्थापना में एक साधन है। ये हो गई अपने लोकतंत्र की विशेषताएं। तो एक तो देखो, शुरू में भी मैंने आपसे कहा था कि भाई कंप्लीट ये जो चीजें अपन करवा रहे हैं वो नोट्स के रूप में, पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएंगी। लेकिन वैसे भी अगर अपन चर्चा करें तो कंप्लीट अपन एक क्वेश्चन का आंसर के रूप में बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो आप कोशिश करना, वो नोट्स हो सकता है आपको उपलब्ध होने में 2, 4, 5, 7 दिन और लग जाएं, और उनके आप ज्यादा भरोसे इसलिए मत रहना क्योंकि आपको कंप्लीट बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है। आपको ज्यादा जोर भी नहीं आएगा। वीडियो को रोको एक बार और इसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके इसमें से पढ़ लिया करो और फिर खुद कोशिश कर लिया करो। खुद एक कॉपी और पेन रखा करो और उसमें आप अपने खुद नोट से बना लिया करो। तो ये अपनी चर्चा हो गई किसको लेकर, लोकतंत्र की विशेषताओं को लेकर। और लोकतंत्र की ध्यान रखना, आपको 4 ही विशेषताएं याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाएगी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ आता है कोष्टक में कोई 4 विशेषताएं बताइए, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतम कितने अंक का होगा, अपने 4 अंक का। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में चर्चा करते हैं पर लोकतंत्र के गुण। अगला प्रश्न वही लोकतंत्र के गुण, और क्वेश्चन लास्ट वही कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो अब देखना लोकतंत्र के गुणों को लेकर अपन चर्चा करें। पहला, सार्वजनिक हित में कार्य। ये शायद आप विशेषताओं से समझ चुके होंगे कि लोकतंत्र में हमेशा जो कार्य किए जाते हैं वो सार्वजनिक हित में, मतलब सबके हित में, मतलब जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। यदि क्यों किए जाते हैं, देखो जनता के हित में, क्योंकि यदि शासक जनता के हित में कार्य नहीं करेगा तो लोकतंत्र में जनता के पास ये शक्ति भी होती है कि वो शासक को हटा भी सकती है। इसलिए लोकतंत्र में हमेशा कार्य कैसा होगा, सार्वजनिक हित में। तो इसका उल्लेख आप कर देना, लोकतंत्र में कार्य सार्वजनिक हित में अर्थात जनता के हित में किया जाता है। जनता के हित में किया जाता है, क्योंकि यदि शासक जनता के हित में कार्य नहीं करेगा तो जनता शासक को हटा भी सकती है। तो ये चीज कंफर्म हो गई अपने को कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण तो क्या होता है कि शासक हमेशा जनता के हित में या सार्वजनिक हित में कार्य करता है। दूसरी अपन लोकतंत्र का गुण देखने की कोशिश करें तो लोकतंत्र से क्या मिलती है, सार्वजनिक शिक्षा। देखो कैसे मिलती है लोकतंत्र में शिक्षा। लोकतंत्र में क्या होता है
चुनाव होते हैं, जनता चुनाव में भाग लेती है। अब जनता जब चुनाव में भाग लेती है, जनता खुद वोट डालने जाती है, तो जनता को एक तरह से राजनीति की शिक्षा तो मिलती है ना, राजनीति की सीख तो मिली उसे। इसके अलावा लोकतंत्र में जनता को अधिकार, मूल कर्तव्य, इन बातों के बारे में भी बताया जाता है। तो इन बातों के बारे में जनता को जब पता रहेगा कि अपने कौन कौन से अधिकार है, अपने कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, इसका मतलब जनता को राजनीति के बारे में क्या मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। समझ रहे हो बात। जबकि राजतंत्र की बात करें ना अपन, जहां राजा उसके बाद उसका बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, जहां वो सिस्टम होता है ना, वहां जनता को राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। वहां ऐसी परिस्थिति में जनता को कोई राजनीतिक शिक्षा या कोई सार्वजनिक शिक्षा नहीं मिल पाती। लेकिन लोकतंत्र में तो जनता खुद भाग लेती है, खुद चुनाव में भी भाग लेती है, खुद को अधिकारों का भी पता रहता है, खुद को कर्तव्यों का भी पता रहता है। इसलिए जनता को कौन सी शिक्षा मिल गई, सार्वजनिक शिक्षा। इसमें आपको लिखना है लोकतंत्र में जनता स्वयं चुनाव में भाग लेती है, स्वयं चुनाव में भाग लेती है तथा जनता को उसके अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में भी बताया जाता है। तो एक तरह से इतनी सारी चीजों की जनता को क्या मिल गई, शिक्षा मिल गई। तो इस आधार पर अपन इसमें लिख देंगे, अतः लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है, राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। तो दूसरा महत्व क्या हो गया, सार्वजनिक शिक्षा। तीसरे महत्व की अपन बात करें, देशभक्ति की भावना। देखो लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना कैसे आती है। लोकतंत्र में जो देश होता है ना, वो किसी शासक वर्ग का नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया, देश सबका है, आम जनता का है देश। जब देश सबका है तो जनता का देश के प्रति क्या बढ़ता है, प्रेम और लगाव बढ़ता है। जब जनता का देश के प्रति प्रेम और लगाव होगा तो जनता की देश के प्रति क्या होगी, भक्ति भावना होगी। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि लोकतंत्र में क्या होती है, देशभक्ति की भावना होती है। इसमें आपको ये लिखना है, लोकतंत्र में देश किसी शासक वर्ग, मतलब जो शासन कर रहा है ना, उस वर्ग का ही नहीं होता, किसी शासक वर्ग का न होकर संपूर्ण जनता का होता है या जनता का समझा जाता है। इसलिए जनता का देश के प्रति प्रेम व लगाव रहता है, प्रेम व लगाव रहता है। जनता का देश के प्रति क्या रहता है, प्रेम व लगाव रहता है। इस प्रकार लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना होती है। इस प्रकार लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना होती है। 3 पॉइंट हो चुके हैं अपने। चौथा पॉइंट अपन ऊपर लिख लेते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन था अपने लोकतंत्र के गुण, और चौथा पॉइंट अपन ऊपर लिख लेते हैं, जो है क्रांति से सुरक्षा। चौथा लोकतंत्र का गुण क्या है, क्रांति से सुरक्षा। देखो लोकतंत्र में शासक क्या होता है, जनता के हित में कार्य करेगा। क्रांति तो कहां होती है, जब शासक जनता के हित में कार्य नहीं करे, जब शासक जनता का शोषण करे,
तब जनता उस शासक के खिलाफ क्या करती है, क्रांति करती है। लेकिन लोकतंत्र में तो जनता के खिलाफ कोई कार्य नहीं हो सकता, इसलिए लोकतंत्र में जनता शासक के खिलाफ क्या नहीं करती, क्रांति नहीं करती। तो इसमें आप लिख देना, लोकतंत्र में शासक जनता के हित में कार्य करता है, जनता के हित में कार्य करता है, इसलिए जनता शासक के खिलाफ क्रांति नहीं करती। तो ये क्या हो गया लोकतंत्र के गुण। लास्ट देखो पांचों और देख लो। अपन 5 गुण देख लेते हैं लोकतंत्र के। हालांकि पूछे जाएंगे 4 ही, लेकिन कम से कम आप प्रयास करना है कि 5 गुण याद रख लो आप, जिससे एग्जाम में आप पेपर देने बैठो तो कम से कम 4 तो अपने याद आ जाएं। तो 5वां अपन लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में एक क्या होती है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। क्यों? देखो लोकतंत्र में जनता को कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं, उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या रखी जाती है, एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका रखी जाती है। क्योंकि अब जैसे लोकतंत्र तो हो गया और जनता को अधिकार भी मिल गए, लेकिन उन अधिकारों की कोई सुरक्षा करने वाली संस्था तो होनी चाहिए ना। उन अधिकारों की सुरक्षा कौन करती है, न्यायपालिका करती है। तो इसमें आप लिख देना, लोकतंत्र में जनता को अधिकार दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं तथा उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। ये हो गए अपने क्या लोकतंत्र के गुण। तो लोकतंत्र के पहले 5 गुण देख लिए, कोशिश आप 5 गुण याद करने की रखना ताकि अपने एग्जाम में 4 गुण आसानी से लिख सकें। अब आगे बढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर कोशिश करना आप अपने मन से इसके नोट्स तैयार करने की। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो इसके बाद में आता है अपन जो इस लेसन में अपनी जो चर्चा बची है ना, एक तो है लोकतंत्र के दोष और उसके बाद में है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें। तो 4 ही दोष देखने अपने को और 4 ही लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें देखनी है। उसके बाद ये लेसन भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक, अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।